एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो फिर लेकर आ गई हूँ आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का जो एग्जाम चल रहा है उसका 7 अगस्त और 8 अगस्त के सारे शिफ्ट के मैं क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ। ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत ठीक रहने वाले हैं, इजी रहने वाली है ये वीडियो, क्योंकि इसमें आपको सारा निचोड़ मिल जाएगा बिल्कुल। और एक्सप्लेनेशन भी लेकर आई हूँ, हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन है ताकि आप लोग के आने वाले शिफ्ट में आप लोग को बहुत हेल्प मिल सके। तो ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आए थे पहले ये देखते हैं। कंप्यूटर से क्वेश्चन बहुत आए हैं, साइंस से क्वेश्चन बहुत आए हैं, पॉलिटी से बहुत आए हैं। तो पहले देखते हैं कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है। जैसे कि मैं बता ही रही हूँ आपको, मैंने पिछले बार भी बताया था आपको, मैं सारे एनालिसिस लेकर आ रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी का। कंप्यूटर से क्वेश्चन आ ही रहा है तो कंट्रोल प्लस टैब शॉर्टकट किया, उसका यूज क्या है। तो उसका यूज है ब्राउजर में खुले टैब के बीच स्विच करने के लिए। ठीक, फिर है पृथ्वी पर उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो उसको टॉरिड जोन, ट्रॉपिक्स या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लाई हूं, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक, तो यहाँ देखते हैं यह क्षेत्र कर्क रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच स्थित है। हर साल 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पे पड़ती है। इन दिनों पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे विषुवत कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर निम्नलिखित में से किस स्थान से NH6 गुजरता है। तो जो नेशनल हाईवे 6 है वो गुजरता है, और ये रिपोर्ट जो है वो 2025 तक की है, तो इसका मतलब ये करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो है मेघालय, असम एंड मिजोरम। ठीक, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH44 है, जिसकी लंबाई 4112 किलोमीटर है। यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 11 राज्यों को जोड़ता है। ये एक आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सबसे लंबाई है इसकी, सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, तो पूछ सकते हैं। फिर 19वीं सदी के महान समाज सुधारकों में से एक नारायण गुरु का जन्म डैश राज्य में हुआ था, केरला में हुआ था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र की गहराई मापता है। तो फेथोमीटर, जो फेथोमीटर है गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग और सोनार का उपयोग करता है। जरूर ऐसे पूछ सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स का नाम पूछ सकते हैं कि क्या मेजर करने के लिए यूज होता है। फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी, 2000 में शुरू की गई थी। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में शुरू किया था। योजना का प्राथमिक उद्देश्य असंबद्ध गांवों का बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान करना है। फिर है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के डैश राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। फिर है भारत में अधीनस्थ न्यायालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। ठीक है, अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, वो है हाई कोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय। फिर वोडाफोन कंपनी ने भारत में कब प्रवेश किया। 2007 में। देखिए कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राजस्थान के जयपुर में। तो यहाँ मैंने सारे जोन की लिस्ट दे रखी है। जैसे सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ईस्टर्न रेलवे का है कोलकाता में, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे का है हाजीपुर में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अगर यहाँ आपसे पूछा गया है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, ठीक है, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है आप लोग के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आपके पास ऐसी कोई भी वीडियोस आए तो आपके लिए बिल्कुल आप तक पहुंच जाए वो वीडियो। ठीक है, बहुत हेल्पफुल हो सके वो वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं। 2024 के लिए आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया। जसप्रीत बुमराह को, आईसीसी मैन क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024। ठीक है, फिर आवर्ती सारणी में हाइड्रोजन किस समूह से संबंधित है। ग्रुप 1 से। आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में वर्गीकृत किया है, अर्थात एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक, एस ब्लॉक में समूह 1 और समूह 2 के तत्व शामिल है। फिर समूह 1 के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है भारत में भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था। आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1952 में एक अलग आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करी। आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषा क्षेत्र 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य से अलग होकर बना था। 1956 में आंध्रा का नाम बदल के आंध्र प्रदेश कर दिया था। ठीक है, फिर विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कुंजी संयोजन है। ठीक है, तो अगर विंडोज में टास्क मैनेजर खोलते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ठीक, फिर है बेसिन की संधि किसके बीच और कब हस्ताक्षरित हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेशवा बाजी राव सेकंड एंड द इंग्लिश, और कब हुई थी? 1802 में, 1802 में। ठीक, सालभाई की संधि 17 मई 1782 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुई थी। अब मैंने सारी संधि का बता रखा है, अगर आपसे बेसिन की संधि पूछे तो कोई और संधि भी जरूर पूछ सकते हैं। फिर अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। ठीक, फिर है जून 1817 में अंग्रेजों और पेशवा के बीच पूना की संधि पर साइन हुए थे। फिर ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 में अंग्रेजों और सिंधिया के बीच हुई थी। फिर मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में अंग्रेजों और होलकर के बीच हुई थी। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था? संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट सिस्टम। फिर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? स्पेशल मेजोरिटी की, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत के लिए उच्च सीमा की आवश्यकता होती है, जैसे कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 या कुछ मामलों में सदन की कुल सदस्यता का 2/3। ठीक, फिर है भारतीय संसद में अनुच्छेद 42 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के तहत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? सिंपल मेजोरिटी। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन मुझे ये बताया गया था कि इस पे क्वेश्चन आया था मेजोरिटी पे, तो मैं दोनों क्वेश्चन लिया, या तो आपका ये क्वेश्चन बना होगा स्पेशल मेजोरिटी पे या फिर आपका सिंपल मेजोरिटी पे क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, फिर निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम स्तर तक व्यवस्थित करें। राज्य मंत्री, उप मंत्री और कैबिनेट मंत्री। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर को हाईएस्ट से लोएस्ट रैंक में कैटेगराइज करो। तो पहले आता है कैबिनेट मिनिस्टर, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देन डिप्टी मिनिस्टर। ठीक है, ये हमने किया है हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक, फिर बाबर और तराई के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, भारत के उत्तरी भाग में और हिमालय की तलहटी में। ठीक, फिर है किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी है शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आपको परमानेंटली डिलीट करना है किसी भी फाइल एंड फोल्डर को तो शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं। फिर है ताल कटोरा गोल चक्कर का निर्माण कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। फिर कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है 2024 तक? मिजोरम, जिसकी लिटरेसी रेट 95% हो गई है। फिर साफ्ता कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2006 को। अब साफ्ता क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। जो साफ्ता एक समझौता है जो 6 जनवरी 2004 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में आयोजित 12वें सार्क शिखर सम्मेलन में हुआ था और 2006 में लागू हुआ। इसका प्राथमिक लक्ष्य है व्यापार बाधाओं और शुल्कों को कम करके सार्क देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहायता को बढ़ावा देना। कुछ भी पूछ सकते हैं, कब लागू हुआ, कब शुरू हुआ, किसके बीच हुआ और इसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है बंगाल सती विनियम अधिनियम वर्ड डैश में पारित हुआ था। बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट जो हुआ था तो दिसंबर 4, 1829 को। 4 दिसंबर 1829 को बंगाल के गवर्नर जनरल सर विलियम बेंटिक ने सती विनियम अधिनियम पारित किया। बंगाल के महान हिंदू सुधारक राज राम मोहन राय इस अधिनियम को पारित करने में अग्रणी थे। ठीक, फिर वर्ष 2023 में 58th ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन है? ठीक है, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य एंड पोएट गुलजार। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनता के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उल्लेख है? आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 में राज्य को जन कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का अधिशेष प्रदान करता है। यह भारतीय संविधान की सामाजिक कल्याण की भावना को दर्शाता है। फिर किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सभी विकास प्रयासों का मूल तत्व माना गया था? 8 5-year प्लान में। ठीक, फिर है विंडोज कंप्यूटर और डेस्कटॉप वॉलपेपर बदलने के लिए आप कौन सी सेटिंग तक पहुंचने की आवश्यकता है?
पर्सनलाइजेशन। ठीक, फिर सांची स्तूप की छवियां मुख्यतः क्या दर्शाती है? बहुत सारे क्वेश्चन है, क्योंकि मैं दोनों दिन के 7 तारीख का भी 8 तारीख के भी दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन लाई हूँ, तो काफी सारे क्वेश्चन है, तो थोड़ा जल्दी करते हैं। सांची स्तूप की छवियां मुख्यतः क्या दर्शाती हैं? बौद्ध वास्तुकला और कला, बौद्ध के जीवन के दृश्य, जातक कथाएं, बौद्ध अवधारणाओं का प्रतिमात्मक प्रतिनिधित्व प्रदर्शित करती हैं। फिर है कलमकारी पेंटिंग एक प्रकार का हाथ से चित्रित सूती वस्त्र है जो भारत के किस राज्य में उत्पादित होता है? तो आंध्र प्रदेश। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और मैं फिर से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ठीक है? ऐसी वीडियो और मिलती रहेंगी आप लोग को, बिल्कुल मिस मत करना। फिर है मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में। ठीक, फिर है भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किससे जुड़े प्रसिद्ध नेता थे? फकीर और सन्यासी विद्रोह। फिर है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, क्वेश्चन है राज्य प्रशासन में जिला कलेक्टर का तत्काल वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है? डिविजनल कमिश्नर। जिला कलेक्टर जिला का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। इस पद को जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। जिला कलेक्टर एक संभागीय आयुक्त के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। ठीक, ये प्रीवियस का। फिर है भारत में 2025 गणतंत्र दिवस समारोह का विषय क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। जरूर पूछे जाते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन, और मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन की वीडियोस लेके आती रहती हूँ। आप नहीं देखते हैं, देखिए। और हाँ, बेल तो ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल। मैंने बार बार कहा है, क्यों? क्योंकि आप तक वीडियोस नहीं पहुंच पाती हैं, आप नहीं देख पाते। अगर आपने ये सारी वीडियोस देखी होती तो आप बिल्कुल अपना करेक्ट कर लेते। अगर आपने देखी है तो आप करेक्ट कर लियोगे। आपको इस चैनल में पूरा निचोड़ मिलता है। ठीक है, फिर योजना आयोग के डैश है एन एडवाइजरी बॉडी। प्लानिंग कमीशन इज अ सलाहकार संस्था। ठीक, और जो क्वेश्चन मुझे आप लोग ने बताए हैं वही मैंने ये दे रखे हैं। ठीक, तो था भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो भी 26वें नंबर के ज्ञानेश कुमार। मैं सीधे क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, ज्यादा समय नहीं वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, फिर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 27 जनवरी 1921 को। ये तो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एक्सप्लेनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, जैसे कि इट वॉज डन बाय मर्जिंग 3 प्रेसिडेंसी बैंक इनटू 1 सिंगल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। पूछ सकते किन तीनों का मिलकर बना हुआ है? 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक, फिर है 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? वो था कमल और रोटी। सिंबल पूछ रखा रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये भी पूछ सकता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या है? ब्रिटिश शासन के विरोध पहला बड़ा विद्रोह, जिसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसके कॉजेस क्या क्या है? राजनीतिक विलय, आर्थिक संकट, सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप और सैन्य भेदभाव। कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिंबल पूछा तो आप लोगों से ये क्या है और कॉजेस भी पूछ सकते हैं। फिर हमसे 61वें संविधान अधिनियम 1988 किससे संबंधित है? मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की जाए। ठीक है, यह अनुच्छेद 327 में संशोधन करके लागू होता है। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर अप्रैल 2025 तक कौन है? पूनम गुप्ता। ठीक है, सुश्री केजी उदेशी भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला डिप्टी गवर्नर थी। ठीक, पूछ सकते हैं क्योंकि पहली है महिला, तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार 1913 में डैश द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? हेनरी मोसले के द्वारा किया गया। ठीक है, और आधुनिक आवर्त सारणी कुल 7 आवर्त और 18 समूह है। कितने आवर्त है, कितने समूह है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कोशिका का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन। क्योंकि क्वेश्चन, हाँ, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन लेवल तो मॉडरेट है और क्वेश्चन हिस्ट्री से भी पूछे गए, पॉलिटी से भी, इकोनॉमी से भी, कंप्यूटर से भी पूछे गए, साइंस से भी, स्टैटिक जीके से भी, हर एक क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए सब मैंने इंक्लूड कर रखा है। नेक्स्ट है डैश में हुमायूं मुगल सम्राट का शासक बना 1530 में। ठीक है, तो हुमायूं का देखते हैं 1530 से 1540, फिर अगेन बनना 1555 से 1556। वर्ष 1530 में वह अपने पिता मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बाद मुगल क्षेत्रों के दूसरे शासक के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। फिर हुमायूं ने मुगल क्षेत्रों को शेरशाह सूरी से खो दिया, लेकिन 15 साल बाद 1555-1556 में पुनः प्राप्त कर दिया। फिर 14 जनवरी 1556 को हुमायूं की मौत हो गई। फिर 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 जनवरी 2025 तक किन राज्यों में आयोजित किए गए? अब क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है या फिर पूछा गया था। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये इंक्लूड कर रखा था, मुझे ये बताया गया कि 38वें राष्ट्रीय खेल के बारे में आया।
तो मैंने पूरा इंक्लूड कर दिया कि कब से कब शुरू हुआ, कहाँ हुआ, उत्तराखंड में, विनर कौन था, सर्विसेज, ठीक, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता था। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जिनीवा में 1995 में फाउंड हुआ था। फिर सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथुर्वेद, जिसमें सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक। इसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन और अथर्ववेद सबसे नया है। नया भी पूछ सकते हैं कौन सा है। फिर मानव रक्त का पीएच मान क्या है, 7.35 से लेके 7.45 के बीच में है, ठीक है। फिर आउटपुट डिवाइसेस, क्वेश्चन आया था आउटपुट डिवाइसेस। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है या इनमें से कौन से इनपुट डिवाइसेस नहीं है। तो मैंने इसीलिए सारे आउटपुट डिवाइसेस, सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बता दिया, क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, मॉनिटर, डिस्प्ले, स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ब्राइल, रीडर, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट, पेन, ट्रैक बॉल, टिक, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक, कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, ठीक है। जो अश्व शक्ति है, हॉर्स पावर है, वो शक्ति मापने की इकाई है। यह मान स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वॉट द्वारा निकाला गया था। फिर स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थी मिसेस सरोजनी नायडू, ठीक। फिर है केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान निदेशक कौन है, प्रवीण सूद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 महिला प्रीमियर लीग फाइनल टीम किसने जीता, बहुत ध्यान से सुनिए, महिला के बारे में पूछ रखा। महिला प्रीमियर लीग मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा महिला प्रीमियर लीग जीता। मैंने पूरा बताया क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं किसको हराया। नेक्स्ट है कौन सी नदी बसंत ऋतु में कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में बेरीनाग से निकलती है, झेलम रिवर। अगर झेलम रिवर से क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है कि झेलम नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर स्थित है। किशनगंगा जल विद्युत परियोजना, उरी विद्युत परियोजना मंगलाबाद झेलम नदी पर है, ठीक। फिर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, पीर पंजाल टनल है, 11 किलोमीटर लंबी है, जम्मू कश्मीर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, सतोपंथ ग्लेशियर से। तो सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथी खरग ग्लेशियर का मिलन अलकनंदा नदी का स्रोत है। धौलीगंगा, नंदाग्नि, पिंडर, मंदाग्नि और भागीरथी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं जो अलकनंदा में मिलती है। नदियों से भी क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। फिर है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को, और इस बार का थीम था 2025 का ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था, तो समुद्रगुप्त को, जिन्होंने 335 एडी से 380 एडी तक रूल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 डैश से संबंधित है, ग्राम पंचायतों का संगठन से, ठीक है। ये प्रीवियस का ही कॉपी पेस्ट हो गया है। नेक्स्ट है भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने करी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी 1206 एडी से लेके 1210 एडी तक। यह दिल्ली सल्तनत के रूप में शासन करने वाला पहला राजवंश था। राजवंश 1206 से 1290 तक चला। इस राजवंश के बाद खिलजी राजवंश का शासन आया जो दिल्ली सल्तनत का दूसरा राजवंश था। कुछ भी पूछा जा सकता है, बार बार बोल रही हूँ। फिर है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली की अभी करंट की चीफ मिनिस्टर कौन है, रेखा गुप्ता जी, बीजेपी पार्टी से, ठीक है। यहाँ क्या क्वेश्चन आए थे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A का क्या निर्देश देता है, तो ये देता है पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A और के 1966 में शामिल किया गया था, 1976 में शामिल किया गया था, सॉरी, अगर इसको हम पूरा ऐसे करके बोले कि जो 48A है वो 1976 में शामिल किया गया था, ठीक। फिर है किसी राज्य का मुख्यमंत्री डैश के प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा, ठीक। तो इसका देखते हैं, मुख्यमंत्री राज्य में सरकार का मुखिया होता है और राज्य के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर नीतियों के निर्माण और उनके इम्प्लीमेंटेशन द्वारा राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसीलिए मैं बिल्कुल एक क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। फिर है प्राचीन संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, तमिल में, ठीक। तो संगम साहित्य संगम युग के दौरान रचित प्राचीन तमिल साहित्य को संदर्भित करता है जो लगभग 300 ईसा पूर्व 300 ईस्वी के बीच का है। संगम शब्द प्राचीन दक्षिण भारत में विद्यमान
तमिल कवियों की एक अकादमी का संदर्भित करता है। यह साहित्य 3 संगम काल खंडों में विभाजित है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक। फिर है भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। फिर है बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्रंथ में निहित है? जातक कथा। ठीक। तो मतंग जातक कथाओं में बुद्ध को उनके पिछले जन्म में चांडाल के रूप में पहचाना गया था और गौतम बुद्ध का जीवन वृत्तांत बुद्ध चरित्र के नाम से जाना जाता है, जिसे अश्वघोष ने लिखा था। ठीक। फिर है भारत में राज्यों का सर्वोच्च विधि अधिकार कौन है? एडवोकेट जनरल। ठीक। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, क्योंकि आप तक वीडियो नहीं पहुंच रही है। फिर डैश कान फिल्म महोत्सव में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? पाल्मे डियोर। ठीक। फिर मध्यकाल में भारत में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किस यात्री ने किया? इब्न बतूता ने किया। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत का दौरा किया था। पूछ सकते हैं कौन से राजा के दौरान किया था इसका दौरा। ठीक। फिर डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फोनिक एसिड। डिटर्जेंट पाउडर में मौजूद डोमिनेंट केमिकल जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट है। ठीक। फिर युद्ध अभ्यास भारत और डैश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो जो युद्ध अभ्यास है भारत और यूएस के बीच में है। ठीक है। और जो 2025 में इसका 20th एडिशन था। नेक्स्ट है भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। कहां पर है, वो क्या है, सब बताती हूँ। तो पहले किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो गुजरात के नर्मदा घाटी में स्थित है। भारतीय मूर्तिकार रामवी सुतार द्वारा डिजाइन किया गया और 31 अक्टूबर 2018 को उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आसाम। ठीक। फिर ऑपरेशन सिंदूर में मुख्य रूप से किस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। ठीक। फिर संपर्क विधि का उपयोग डैश के निर्माण में किया जाता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिर है कंट्रोल प्लस की जो होती है, कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की किसके लिए यूज किया जाता है? प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे मैंने सारी शॉर्टकट की लिखी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं शिफ्ट में। या तो आपसे कंट्रोल ए पूछ लिया जाएगा, पी पूछ लिया जाएगा, ZYFHD कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो मैं पूरा एक लाई हूँ। ठीक है। क्वेश्चन है कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? मलेरिया। ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन ये गलत है, ये गलत का कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक। फिर है मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान के किस भाग में शामिल किया गया? फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 को भाग 3 में परिभाषित किया गया है। फिर है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? डिवीजन ऑफ पावर से। ठीक है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची सूची के आधार पर संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। इसमें 3 सूचियां शामिल है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पर ये पूछा गया है कि किससे संबंधित है, तो ये भी पूछा जा सकता है उसमें 3 सूचियां कौन कौन से शामिल है। इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन में सब कुछ लाई हूँ। 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बानू मुश्ताक जी को। ठीक। उनकी लघु कथाओं के संग्रह हार्ट लैम्प के लिए जिसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भस्ती ने किया है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला थोड़ा गलत एक्सप्लेनेशन मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है। आप हिंदी में मत देखिए, आप इंग्लिश में देखिए। मैं बताती हूँ आपको कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच लड़ा गया। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को मराठा और दुरानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया और इसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में मुगल राजा अकबर और हिंदू राजा हेमू के बीच लड़ा गया और हेमू हार गया। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन में एक एक पॉइंट लाई हूँ। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह उल गुलान के नाम से लोकप्रिय है? मुंडा विद्रोह। मुंडा उल गुलान आंदोलन भारत के छोटा नागपुर पठान, वर्तमान में जिसको झारखंड बोलते हैं, क्षेत्र में अंग्रेजों और जमींदारों के विरोध
एक विद्रोह था। इस आंदोलन में नेता बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, वो विद्रोह है जिसे महान विद्रोह कहा जाता है। ये वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन डीएफसीसीएल में भी पूछे गए थे रेलवे के, ठीक है। फिर जुगाड़ नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। नृत्य शैली से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डांस से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फेस्टिवल से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंप्यूटर्स के भी आ रहे हैं, साइंस के भी आ रहे हैं। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाती रहूंगी। फिर है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन थे। ये तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछ लिया, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला। फिर भारत के पहले महान्यायवादी मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। फिर है, भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले सीएजी नरहरि राव। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेनेशन में कुछ भी लाई हूँ, इसीलिए मैं सब कुछ लाई हूँ, कुछ भी नहीं सब कुछ लाई हूँ, क्योंकि अगर आपसे इस शिफ्ट में फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर पूछ लिया तो अगले शिफ्ट में इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है, भारत में पहला बायोस्फीयर रिजर्व कब स्थापित किया गया था? 1986 में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसका स्थापना 1986 में हुई थी। यह पश्चिमी घाट में स्थित है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के कुछ हिस्सों को भी इसमें शामिल करता है। नीलगिरी बायोस्फीयर की 2012 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। फिर है, 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 130। और ये यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फिर किस योजना के तहत सरकार ने कृषि रणनीति शुरू की जिसे हरित क्रांति को जन्म मिला? थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। पर उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1961 से 66 तक शुरू की गई थी। गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया नारा था। फिर है, हम एमएस वर्ड में जब Ctrl+S की दबाते हैं वो किसके लिए यूज होता है? कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे गए तो Ctrl+S जो होता है डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। फिर भारत में बनी पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी एक भारतीय मूक फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण दादा साहेब फाल्के ने किया था। इसे पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है। अलाम आरा को भारत की पहली सवाक फिल्म माना जाता है। पहली कन्नड़ बोलती फिल्म साथी सुलोचना 1934 में लॉन्च हुई थी। फिर किसान कन्या भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए बार बार कह रही हूँ। फिर कौन सी अनुसूचियां अनुसूची क्षेत्रों के प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करती है? पांचवी और छठी अनुसूचियां क्रमशः अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्रित है। पांचवी अनुसूची विशेष रूप से छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित है। फिर अब भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार को किस सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है? संघ सूची पे, यूनियन लिस्ट। फिर फोर्ट अगुआड़ा किस राज्य में स्थित है? गोवा में। पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। पंबन बंदरगाह भारत के तमिलनाडु राज्य में पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, पर स्थित है। यहाँ तो आपसे पूछ लिया कहाँ पे स्थित है, और पूछा जा सकता है किस द्वीप में है या कौन सा द्वीप कहा जाता है। यह प्रायद्वीप भारत श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? यूएई, भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच। फिर 78 कॉन फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाएगा? फ्रांस में। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अधिनियम ने राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांतों में कौन सा भाग जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 43A को जोड़ा है, ठीक है। 2011 के 97 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशन सिद्धांतों भाग 4 में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया। यह अनुच्छेद राज्यों को सरकारी सहकारी समितियों के सार्वजनिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने हर एक पॉइंट मैंने जोड़ रखा है। फिर सूचना का अधिकार, जिसको RTI बोलते हैं, अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में। सूचना का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिया गया और अधिकार है, और यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। फिर राज्य के राजस्व संचालन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? चीफ मिनिस्टर।
फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहकर किसने वर्णित किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस को माइक्रोसॉफ्ट माइनॉरिटी कह के किसने बोला था? लॉर्ड डफरिन ने। ठीक। फिर है दीवार ने बंदगान का पद किसने शुरू किया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। और ये जो पद था ये दासों को विभाग था, तो ये दासों का ही विभाग था। फिरोज शाह तुगलक के पास इतने सारे, ठीक है, से ज्यादा दास थे। अर्ज बंदगान दासों की भर्ती और निरीक्षण करने वाला एक अधिकारी था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की मौत के बाद मौर्य समाज की गद्दी पे निम्नलिखित में से कौन बैठा? बिंदुसार बैठा। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे और मौर्य समाज के दूसरे शासक थे। फिर कांग्रेस में डैश में उदारवादी उग्रवादी में विभाजित हो गई। जो कांग्रेस थी वो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में कब विभाजित हो गई? 1907 में। यहाँ पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा है, यहाँ पे देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में 1907 में यह मुख्यतः गर्मपंथियों और नरमपंथियों के दो समूह में विभाजित हो गई थी, जिसको उदारवादी उग्रवादी भी बोलते हैं। उदारवादी वो लोग थे जो सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी अपनी मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल, आंदोलन और बहिष्कार में विश्वास करते थे। यह अधिवेशन 1907 में सूरत में ताप्ती नदी के तट पर आयोजित किया गया था। ठीक। फिर भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रही हूं मैं आप लोग के लिए। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन बताया गया कि कुछ कोलकाता 1896 से रिलेटेड है, तो मैं सारे पॉइंट लेकर आ गई आपके लिए। ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने बताया है, तो ये क्वेश्चन मैंने डाला है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? कोलकाता 1896 में गाया गया था। ठीक है। वंदे मातरम गीत पहली बार 1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह एम सियानी थे। यह गीत रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1874 में लिखा गया था। यह गीत 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। ठीक। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन यहाँ ये पूछा गया तो आपसे इसमें से पूछा जा सकता है। फिर पल्लव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है उर। ठीक। फिर है क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट में से एक दर्रा है? भोर घाट दर्रा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? औरंगाबाद में। फिर क्वेश्चन एक कंप्यूटर का था, आप देख सकते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आ ही रहे हैं। ठीक है। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक। फिर है फराजी आंदोलन किसके लिए एक आंदोलन है? ये एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। फरियाजी आंदोलन शुरुआत की 19वीं सदी में बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा 1818 में की गई थी। इसका प्राथमिक उद्देश्य इस्लामी धार्मिक प्रथाओं में सुधार लाना था और इस्लाम के मूल सिद्धांतों की ओर लौटाना था। ठीक है। फिर इसरो के संदर्भ में NGLV का पूर्ण रूप क्या है? जैसे कि मैं आपसे बोलती एब्रीविएशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक। फिर क्वेश्चन था खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो गुलफाम अहमद मेंस पैरा पावर लिफ्टिंग जो 59 kg कैटेगरी में जीते। जसमीत प्रीत जो थी वो 45 kg कैटेगरी में जीते। ठीक। फिर है क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पॉप फ्रांसिस के राज्य अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए 25-26 अप्रैल 2025 को किस देश की यात्रा पे गई? वेटिकन सिटी। ठीक। फिर किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नामित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। फिर किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत। फिर भारत के किस शासक ने लॉर्ड वेलिजली की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था? निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम अली खान सहायक संगठन में शामिल होने वाले पहला राज्य था। निजाम 1798 में इस गठबंधन में शामिल हुए। सहायक गठबंधन की शुरुआत लॉर्ड वेलिजली ने 1798 में की थी। ठीक। फिर वह विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या था? क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर, प्रारंभिक चेतावनी के अंतर को एक साथ पाटना। निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता है? ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें ऑप्शन में टाउन प्लानिंग था। ठीक।
फिर मैं यहाँ पे बताती हूँ थोड़ा हड़प्पा के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा नगरों की सबसे विशिष्ट विशेषता नगर नियोजन, सावधानी पूर्वक नियोजन, जल निकासी व्यवस्था है। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। हड़प्पा पूर्वी पंजाब प्रांत में स्थित एक स्थल है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित था। हड़प्पा की खोज पुरातत्व दया राम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगल, बनवाली आदि हैं। देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, तो ये एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है, ठीक। और ये योजना 1 मई 2016 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अपनी तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से क्रियान्वित करते हैं और सरकार का लक्ष्य देश के बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए ला रही हूँ ताकि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो सके, कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, रिहंद घाटी योजना जो परियोजना है डैश में है, वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह रिहंद नदी पे बना है जो सोन नदी की सहायक नदी है। इसे गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो संग्रहित जल की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है। तो यहाँ सारी लिस्ट लेकर आई हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने डैम्स हैं, मेजर डैम्स कहाँ पर हैं, कौन सी नदी पे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ अगर आपसे इस डैम के बारे में पूछा गया है तो बाकी कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर है विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन किसने शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपसे इस शिफ्ट में पूछा गया था। बाकी ये पूछ सकते हैं कब शुरू हुआ। 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ, जिसने विधवा विवाह को वैध बना दिया था। यह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को लागू किया गया था। यह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। यहाँ इसका मसूदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था। विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़ने वाले प्रमुख व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रोफेसर डी.के. कर्वे और वीर सांगलिंगम पंतुलु थे। वीर सांगलिंगम पंतुलु ने 1891 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और विधवाओं को सहायता प्रदान करना था, ठीक। फिर है विंडोज में डिलीट करने के बाद फाइलें कहाँ जाती हैं, तो रिसाइकिल बिन में जाती हैं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपसे बता रही हूँ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं हर एक वीडियो में कंप्यूटर के क्वेश्चन ला रही हूँ, ठीक है। फिर है लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये नाग पहाड़ से निकलती है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर घाटी के पास अरावली पर्वतमाला में नाग पहाड़ से निकलती है और थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी भाग से होकर गुजरती है। यह गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में समाप्त होती है। सुखरी, मिठरी नदी, बांडी, खारी, जवाई, गुहिया और सांगी लूनी नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं। जूजली लूनी नदी की दाएं और की सहायक नदी है। कुछ भी पूछा जा सकता है, कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ एक एक पॉइंट। फिर बनारस विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1781 में हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बनारस के राजा चैत सिंह के नेतृत्व में किया गया विद्रोह था, ठीक। फिर है 2024 का पैरालंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? फ्रांस के पेरिस में 17th एडिशन था, विनर चाइना रहा था। एक एक पॉइंट, ठीक। फिर लैगून कैसे बनते हैं? लैगून का निर्माण तब होता है जब पानी का एक उथला हिस्सा किसी बड़े पानी के हिस्से, आमतौर पर महासागर से रेत की पट्टी, अवरोधा द्वीप या प्रवाल भित्ति से जैसे प्राकृतिक अवरोध द्वारा अलग हो जाता है, तब लैगून बनते हैं। फिर 39th राष्ट्रीय खेल 2027 में कहाँ आयोजित होने वाले हैं? मेघालय में, ठीक है। 2027 में होने वाले हैं, तो अपकमिंग पूछ रखा है। वर्तमान गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। फिर कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का, ठीक। फिर लुईस अवधारणा के अनुसार एक अम्ल है, एक अम्ल जो है वो एक पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनिक युग्म को स्वीकार करता है, ठीक। फिर है क्वेश्चन, ब्रसेस के ब्रिसल्स बनाने के लिए किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? नाइलॉन 66 का। देखिए क्वेश्चन कितने इंटरेस्टिंग पूछ रखे हैं। फिर तमिल सिनेमा को क्या कहा जाता है? कॉलीवुड, ठीक है। जैसे कि हमारे हिंदी सिनेमा को बॉलीवुड कहा जाता है, इंग्लिश सिनेमा को हॉलीवुड कहा जाता है, तमिल सिनेमा को कॉलीवुड कहा जाता है। फिर है आदित्य L1 किसका अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान मिशन है, ठीक है, वो सन का अध्ययन करने के लिए। तो आदित्य L1 इसरो का एक अंतरिक्ष यान मिशन है जो सूर्य के अध्ययन के लिए समर्पित है, ठीक है। और किसका है ये भी पूछ सकते हैं, किसका है ये मिशन? इसरो का है। और किसको अध्ययन कर रहा है? सन को, सूरज को। इसे 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था और यह सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थित है, ठीक।
फिर है नागरिकता संशोधन अधिनियम उन बिंदुओं सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों पे लागू होता है जो डैश या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जो 15 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक, फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में विधेयकों की स्वीकृति के बारे में बताता है? द एसेंट टू बिल्स इन द पार्लियामेंट, आर्टिकल 111 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 111 बताता है राष्ट्रपति शासन लगा है। तो राज्य का नाम पूछ रखा है, मणिपुर में लगा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता होगा कि कौन से अनुच्छेद में आता है, या फिर 2025 में मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। क्वेश्चन ये भी होता है कि 2025 में कहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, इसीलिए मैं सारा एक्सप्लेनेशन में एक एक पॉइंट कवर करती हूँ। तो इसका देखते हैं, मणिपुर राज्य में 1951 से 2019 तक सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगा है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होने की संख्या 10 है। ठीक, और 2025 में मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। फिर अगर हम देखें, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें अधिक किसी भी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सका, तो वह राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। कुछ भी पूछा जा सकता है, आर्टिकल भी पूछा जा सकता है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल आपके रिवीजन के लिए। फिर क्वेश्चन था कि भारत के संविधान 61वें का संशोधन क्या है। 61वें में उसमें है कि मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष तक कर दी गई। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम जैन सभा जो हुई थी 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र वर्तमान में जिसको पटना बोलते हैं, वहां हुई थी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन था 43A, 43वें ए जो आर्टिकल है किससे रिलेटेड है? वह उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। राज्य किसी भी उद्योग में लगे उपक्रमों, प्रतिष्ठान या अन्य संगठन के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या किसी अन्य तरीके से कदम उठाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कौन सी जल पट्टी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता था। यहाँ पर मैंने ये इंक्लूड कर रखा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच की कौन सी स्ट्रिप है, उसका नाम। ठीक है, तो उसका नाम है पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू मध्य। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपी राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच स्थित एक जलडमरू मध्य है। ठीक, फिर क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी पेनिनसुला प्लेट्यू की विशेषता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये था, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन में सारी विशेषताएं बता दी आपको। पहले मैं बताती हूँ पेनिनसुला प्लेट्यू है क्या। प्रायद्वीपीय पठार जो है पृथ्वी की सबसे प्राचीन भू आकृतियों में से एक है। प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार है और इसकी उच्चवत अत्यंत असमान है। इसका निर्माण गोंडवाना भूमि के टूटने और बहने के कारण हुआ था और इस प्रकार से यह सबसे प्राचीन भूभाग का एक भाग बन गया। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। यह कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों में समृद्ध है। इसके उत्तर और पश्चिमी में अरावली पर्वत मालाएं हैं। इसमें विंध्य और सतपुड़ा नामक दो महत्वपूर्ण पर्वत मालाएं हैं। नर्मदा और तापी नदियां इस पठार की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से है। महानदी और कृष्णा नदी इस प्रकार की पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट या श्रायदी जिसको बोलते हैं वो है। अब आपके उसमें अगर ये क्वेश्चन आएगा, इनमें से पूछ लिया जाए कौन सी विशेषता नहीं है, तो आप सारी विशेषता देख लीजिए, जो नहीं होगी उस पर टिक कर लेना। फिर क्वेश्चन था महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण में किया था। महात्मा गांधी से प्रेरित पहला सत्याग्रह आंदोलन वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है चंपारण कहाँ पर हुआ था, किस जिले में हुआ था या फिर किस स्टेट में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया गया था, लेकिन सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन में किया गया था। फिर क्वेश्चन था आपका विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनाया गया है? चेनाब नदी पे बनाया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज के आर्च का निर्माण पूरा होने वाला भारतीय रेलवे की एक बड़ी उपलब्धि थी। 5.6 मीटर ऊंचा यह स्टील आर्क 111 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो कटरा से जम्मू कश्मीर के बनिहाल तक चलता है। पूछ सकते हैं कहां से कहां तक चलता है। अभी तो रिवर का पूछ लिया, नेक्स्ट उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है। फिर क्वेश्चन है इंदिरा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और किस किस के बीच में? तो इंदिरा जो है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और रसिया के बीच में है। ठीक है, भारत और रूस के बीच में।
फिर आर्टिकल 19 में क्या बोला गया है, तो आर्टिकल 19 है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में मूलतः 7 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई थी। अनुच्छेद 19 जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण करती है। अनुच्छेद 19 के बारे में पूछ रखा, लेकिन ये पॉइंट मैंने जोड़ रखा है, इसमें पूछ सकते हैं आर्टिकल 19 में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 7। ठीक, फिर क्वेश्चन था आर्टिकल 243 क्या है, तो आर्टिकल 243 में पंचायती की परिभाषा बताता है। ठीक, फिर है SRAM, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, इसकी फुल फॉर्म पूछा रहा था SRAM की, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जैसे कल भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे, साइंस के क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी के क्वेश्चन आए थे, आज भी कंप्यूटर का एक क्वेश्चन जोड़ा गया है। ठीक है, कल भी आपने मेरा एनालिसिस नहीं देखा, जरूर देखना, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि ऐसी वीडियोस मिलती रहे। फिर आगे देखते हैं हम, फिर था क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है। क्वेश्चन पता नहीं क्या था, लेकिन मुझे इतना बताया गया कि कुछ जो ग्राम सड़क योजना है उससे रिलेटेड था, तो मैं पूरा ही ले आई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय की प्रमुख योजना है, पहले तो मैं क्वेश्चन एक ये बनता है इससे, वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर। फिर देखते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। इसे वर्ष 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी गांवों तक सड़कें पहुंचाना। उद्देश्य भी पूछ सकते हैं, क्या उद्देश्य है, शायद क्वेश्चन यही था कि क्या उद्देश्य था। ठीक है, इस परियोजना को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा 60:40 के अनुपात में वित्त पोषित किया गया है। ठीक है, इसका प्रबंधन NRRDA द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी है उसके द्वारा इसका प्रबंधन किया गया। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल, आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं ये क्वेश्चंस। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।